जी, मेरा नाम अवनी बंसल है और मैं मूलतः हरदा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और पिछले 8 वर्षों से मैं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में वकालत कर रही हूँ। देखिए, मैंने BLLB किया हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर से, जहाँ पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। 8 गोल्ड मेडल्स मिले मुझे। और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड गई, जहाँ से मैंने BCL और MPhil इन लॉ किया। बेसिकली 2 अलग अलग मास्टर्स किए लॉ में। और उसके बाद मैंने हरदा कोर्ट आके प्रैक्टिस करी 2 साल के लिए, हरदा ट्रायल कोर्ट में। और उसके बाद मैं हार्वर्ड लॉ स्कूल US गई, जहाँ से मैंने 3rd LLM किया। देखिए, देश की जो आज स्थिति है वो तो हम सबके सामने है, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा का जो विचार है वो मेरे जहन में लगभग 10 साल पहले 2011-12 में आया था। मैं इंग्लैंड में थी और मेरी एक दोस्त के साथ विंस्टन चर्चिल के पैलेस गई मैं। और जब हम लौट रहे थे तो मैंने उनसे एक सवाल करा, वो साउथ कोरियन थी। मैंने उनसे एक सवाल करा कि यदि आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ लिमिटेशन ना हो, मानिएगा कि पैसे की कमी नहीं है, फैमिली का कोई आपके ऊपर बंधन नहीं है, तो वो एक चीज़ क्या है जो आप करना चाहेंगी? तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो तो मुझे याद नहीं, पर जब उन्होंने मुझसे पलट कर ये सवाल करा तो मैंने कहा कि मैं भारत दर्शन करना चाहती हूँ। ये अलग बात है कि उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं पैदल कर पाऊँगी। तो अब वहाँ से आने के बाद वकालत करा और उन सारी चीज़ों में बिज़ी हो गए, करियर सेटअप करने में। तो ये जब मौका मिला, इसके 6 महीने पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बाइक से कन्याकुमारी टू कश्मीर करेंगे। तो जैसे इस यात्रा के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि इंडिविजुअल करने से बेहतर है कि कलेक्टिव एनर्जी के साथ इस यात्रा को किया जाए। देखिए, यदि एक शब्द में मैं कहूँ तो मैं कहूँगी समानता। एक ऐसा देश जहाँ सब समान हो, चाहे वो अपना धर्म का निर्णय करने की समानता हो या फिर एक अपॉर्चुनिटी की समानता हो, किसी जाति, धर्म, लिंग, भेद छोड़कर एक ऐसा भारत जहाँ पे हर व्यक्ति अपने आप को बराबर का सम्मान मिले उसे, और उसे लगे कि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। तो ये देश में जो खाइयाँ आ गई हैं, गरीब और अमीर के बीच में, अलग अलग जातियों के बीच में, अलग अलग लिंगों के बीच में, ये सारे भेदों को मिटाकर एक समान भारत, मेरे ख्याल से एक ऐसे भारत की कल्पना कर रही हूँ मैं। देखिए, महिलाओं के लिए चूँकि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं सिर्फ ये बात नहीं कह रही हूँ, इस पे हमारे पास डेटा है कि महिलाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे कानून लेकर आए। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो कि घरेलू हिंसा के खिलाफ जो एक अधिनियम पास हुआ 2005 में, या फिर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, मतलब आपके काम करने की जगह पर किसी भी प्रकार से यौन उत्पीड़न आपके साथ नहीं हो। बहुत सारे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो कांग्रेस लेकर आई। बहुत सारे कानून ऐसे लेकर आई कांग्रेस कि जो महिलाओं के हित में हैं। लेकिन उसके बाद भी देश भर में आज जो आंकड़े हैं जो ये दिखाते हैं कि महिलाओं के प्रति कितना ज़्यादा जो है वो अन्याय हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये इस बात की ज़रूरत है कि कागज़ पे तो महिलाओं को न्याय मिल गया है, लेकिन वास्तविकता में उनकी आवाज़ जो है उसको इतना सीरियसली लिया जाए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो और कोई भी इलेक्शन हो, उन्हें एक पॉलिटिकल फोर्स माना जाए। मेरे ख्याल से महिलाएं अभी उस पॉइंट से काफ़ी दूर हैं और इस देश में महिलाओं के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, घटना तो बहुत सारी हैं क्योंकि इतने सारे लोगों से मिले, कुछ ऐसे लोगों से जिनकी भाषा हम नहीं बोल सकते थे। लेकिन यदि आप मुझे कहेंगे कि एक कोई घटना बताइए, तो हमारे साथ वसीम भाई थे। 2 अक्टूबर के दिन वो हमारे साथ आके यात्रा में जुड़े और वो बिल्कुल देख नहीं सकते थे, 100% ब्लाइंडनेस था। और उसके बाद भी वो अकेले ही बैंगलोर से यात्रा में आ गए। तो मैं और मेरे कुछ साथियों ने, जिसमें परेश नागर भी थे और भी काफ़ी सारे साथी थे, हमने उनसे चर्चा करी और 2 दिन तक परेश और मैंने उनका हाथ पकड़ के उनको यात्रा में हम उनके साथ चले। तो पहली बार हमें पता तो होता है कि इन लोगों का दर्द क्या है, लेकिन पहली बार हाथ पकड़ के जब हम साथ में चले तो हमें कई सारी चीज़ें पता चली और हमें लगा कि कुछ किया जाना चाहिए। जब आंकड़े निकाले तो पता चला कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख लोग देख नहीं सकते और हर साल इस सूची में 20,000 का इजाफा हो जाता है। जब और पता किया तो ये पता चला कि देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है। मानिएगा कि यदि नेत्रदान के बारे में आप जानते हैं कि नेत्रों को आपकी मृत्यु के 6 घंटे बाद लिया जाना चाहिए, पर आप मानिए नेत्रदान करते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में और आपकी मृत्यु होती है दिल्ली में,
तो आप नेत्रदान, आपने यदि सर्टिफिकेट भी भरा है तो भी आप नेत्रदान नहीं कर पाएंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भारत जोड़ो यात्री मिलकर इस बात को उठाएं, और 33 भारत यात्रियों ने जय जय हॉस्पिटल मैसूर कर्नाटका में दशहरे की 2 दिन की छुट्टियों में घर ना जाकर इसका ब्यौरा उठाया, सर्टिफिकेट भरा, नेत्रदान किया वसीम भाई की याद में, ये सोचकर कि हम कुछ कर सकें। और ये बड़ा मुद्दा उठाने के लिए कि इंडिया में एक सेंट्रल सर्वर की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो, यदि वो नेत्रदान करना चाहे या वो अंगदान करना चाहे तो सहूलियत से कर सके। देश में अंगदान की भी यदि बात करें तो काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। आप यदि अमीर हैं और आपको लिवर चाहिए, आपको किडनी चाहिए, हार्ट चाहिए, तो आपको बहुत लाखों में वो मिल जाएगा। लेकिन यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो क्यों उसको अंगदान के लिए या ऑर्गन एक्सेस नहीं है। तो ये बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि इसको उठाने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, महिलाओं से ना आज भी ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि यदि आपको बराबर की अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, यदि एक ही लाइन पे, रेखा पे सब लोगों को खड़ा कर दिया जाए, तो आपको लगता है कि महिलाएं यदि टैलेंटेड हैं तो वो जीत जाएंगी। लेकिन जो हसल महिलाओं को करना पड़ता है, मतलब जिस तरीके से उनको एक बार मैदान में आके जूझना पड़ता है, वो आज भी हर लेवल पर, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा है। तो जिसे हम कहते हैं ना कि सारे लोगों को एक बराबर ट्रीट करने से नहीं होगा, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना पड़ेगा कि महिलाओं को प्रकृति ने जैसा बनाया है उसके अनुसार महिलाएं आगे बढ़ पाएँ। तो फॉर एग्जांपल, जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं कि हम जब वर्क प्लेस डिज़ाइन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि महिलाओं को महीने की जो माहवारी होती है उसमें 2 दिन कई महिलाओं को इतना दर्द होता है कि वो हार्ट अटैक के बराबर का दर्द होता है। ये मेडिकली डॉक्यूमेंटेड है। तो किस प्रकार से हम अपना डिज़ाइन वर्क प्लेस इस प्रकार से करें कि महिलाओं को हमें पुरुष नहीं बनाना है, महिलाएं बनकर जीत पाएँ, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो वकालत में हो, या चाहे वो फिर किसी और फील्ड में क्यों ना हो। देखिए, 2 पंक्तियों में मैं अपनी बात कहना चाहूँगी एक मैसेज के रूप में कि महिलाओं को सिर्फ एक ही लाइन है कि हम महिलाएं जो है ना, वो बहुत दिनों तक अपने कुटिया के दीप के रूप में बनी रही हैं। बहुत दिनों तक हम कुटिया की एक दीप के रूप में बनी हुई हैं, लेकिन आज ज़रूरी है कि हम क्रांति की चिंगारी बने। तो आप जहाँ कहीं पर भी हैं, जहाँ आपको लगता है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए, अपने ही अधिकारों के लिए नहीं लेकिन अपनी साथ के बहनों के अधिकारों के लिए खड़े होना चाहिए, तो वहाँ पे एक क्रांति की चिंगारी जलाइए और जैसे कि राहुल गांधी जी कहते हैं, डरो मत, अपनी आवाज़ बुलंद करिए। बहुत बहुत